नमस्कार। आज हम लोग जॉन ड्राइडन के बारे में जानेंगे, उनके युग परिवेश और आलोचना सिद्धांत के बारे में। जॉन ड्राइडन का जन्म 9 अगस्त 1631 को नॉर्थ पटनशायर के अल्डविंकील नामक स्थान पर हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई उस दौर के विख्यात शिक्षाशास्त्री डॉक्टर बुशवी द्वारा संचालित वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और वहाँ से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। 1657 ईस्वी से जॉन ड्राइडन लंदन में रहने लगे। 1668 ईस्वी में इन्हें राजकवि की प्रतिष्ठा मिली। 100 पाउंड का पेंशन भी मिला। 1686 ईस्वी में इनकी नियुक्ति लंदन के एक हिस्से में कलेक्टर ऑफ कस्टम के पद पर हुई। जॉन ड्राइडन को इनकी रचनात्मक उपलब्धियों के लिए राजकवि का दर्जा मिला। पर 1685 ईस्वी में स्थिति बदलने लगी। जेम्स द्वितीय के राज्यारोहण पर ड्राइडन ने इंग्लैंड के चर्च का बहिष्कार कर कैथोलिक धर्म अपना लिया। जॉन ड्राइडन के उत्थान की कहानी कहा जा सकता है कि जेम्स द्वितीय के राज्यारोहण से शुरू हुई। पर 1688 ईस्वी में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड में, उस समय इनको कैथोलिक धर्म छोड़ने और विलियम तृतीय के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने से इनकार करने के कारण पद और पेंशन से वंचित होना पड़ा। यानी जेम्स द्वितीय के राज्यारोहण के साथ जो ड्राइडन को प्रतिष्ठा पेंशन मिल रहा था, प्रतिष्ठा मिली थी, उससे वे वंचित हो गए क्योंकि इन्होंने विलियम तृतीय के प्रति राजभक्ति की शपथ नहीं ली। 12 मई 1700 ईस्वी को इनका निधन हुआ। इस तरह से आप देखें तो जॉन ड्राइडन का संपूर्ण रचना काल 1660 से 1700 ईस्वी तक फैला हुआ है। उस समय के हिसाब से यह पुनः स्थापन का युग, रिस्टोरेशन एज है। वहाँ पर करीब 11 वर्षों के लोकतांत्रिक प्रयोग के पश्चात 1660 ईस्वी में राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी। राजशाही की पुनः स्थापना के बावजूद इस काल को एक नए युग के आगमन के तौर पर देखा जाता है। विद्वानों ने इस समय को, इस दौर को नए युग के तौर पर शुमार किया है। इस राजशाही की पुनः स्थापना जो 1660 में हुई, उस दौर में भी पूर्ववर्ती लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता रहा। मतलब यह कि राजशाही आई, लेकिन उससे पहले जो लोकतांत्रिक प्रयोग के दौर में जिन मूल्यों का आरंभ हुआ था, वह रोका नहीं गया, अवरुद्ध नहीं हुआ। पर इस राजतंत्र को अंतिम मजबूत चुनौती 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से मिली, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और इस समय आकर संसद की सत्ता की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई।
तो राजनीतिक दृष्टि से 1688 में, परंतु साहित्यिक दृष्टि से 1660 में चार्ल्स द्वितीय के शासन से नवीन चेतना का आरंभ हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ड्राइडन इसी नवीन चेतना के वाहक रचनाकार माने जाते हैं। असल में शुद्धतावादियों ने और शुद्धतावादियों के आदर्श और बढ़ते असर के कारण आनंद और उल्लास पर एक तरह से प्रतिबंध लग गया था। जो नाट्यशालाएं थीं बंद कर दी गईं। 1660 के परिवर्तन के बाद आनंद और उल्लास पर लगा प्रतिबंध हटा। अब बड़े पैमाने पर नाट्यशालाएं खुलने लगी। नाट्य लेखन और मंचन को प्रोत्साहन मिला। इस प्रक्रिया के तहत नाटक युग की केंद्रीय विधा बन गया। पुनर्जागरण काल में यूनानी रोमी प्रभाव के जरिए आया था और यह यूनानी रोमी प्रभाव इटली की मार्फत पहुंचा था इंग्लैंड में। पुनः स्थापन काल में इस प्रभाव का स्रोत फ्रांस बन गया, यानी जो महत्व इटली को हासिल था अब धीरे धीरे फ्रांस को हासिल हुआ। 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम की हत्या के बाद अनेक दरबारी कवि, लेखक, दूसरे दरबारी लोग, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के सदस्य चार्ल्स द्वितीय के साथ फ्रांस चले गए थे। इन लोगों ने फ्रांसीसी आचरण और सभ्यता को गहराई से आत्मसात कर लिया था। जब चार्ल्स द्वितीय का शासन स्थापित हुआ तो उसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव इंग्लैंड में खूब दिखने लगा। वे तमाम लोग, दरबारी या लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के सदस्य फ्रांस थे, वे चार्ल्स द्वितीय के साथ फिर से इंग्लैंड आ गए। इसी दौर में फ्रांसीसी कृतियों का बड़े पैमाने पर अनुवाद हुआ। जॉन ड्राइडन ने गहराई और गंभीरतापूर्वक फ्रांसीसी विद्वानों का, आलोचकों का, कवियों का अध्ययन किया। हम कह सकते हैं कि ड्राइडन के चेतना निर्माण में फ्रांस के विद्वानों का गहरा असर रहा है। बावजूद इसके ड्राइडन अपने देश के स्वत्व, स्वाभिमान और सांस्कृतिक जागरण के प्रति सचेत रहे थे। ड्राइडन पुनर्जागरण और पुनः स्थापन इन दोनों कालों के सेतु हैं। इनमें सहजता भी है और अनुशासन भी। इनमें स्पष्टता, नियमनिष्ठता, वैज्ञानिकता के तत्व हैं। तो साथ ही कल्पना का ऐश्वर्य, शक्ति और जीवंतता के प्रति लगाव है। ओजस्वी छंद विधान और मूर्त प्रत्यक्षीकरण की प्रतिभा भी है। इनमें पुनर्जागरण कालीन और पुनः स्थापन कालीन कला मूल्यों का द्वंद्व मिलता है। अभी इनकी जिन खूबियों का जिक्र हुआ है वे पुनर्जागरण के मूल्य भी हैं और पुनः स्थापन काल के भी। चूँकि नाटक इस युग की केंद्रीय विधा थी, इसलिए ड्राइडन के आलोचना साहित्य का बड़ा हिस्सा नाटक से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि सैद्धांतिक आलोचना पर ड्राइडन की सिर्फ
एक रचना है, नाटक काव्य। और यह आलोचना नाटक काव्य किसी रचना विशेष पर केंद्रित नहीं है। ड्राइडन के समक्ष प्राचीन यूनानी, रोमी नाटक थे। साथ में था 17वीं सदी का फ्रेंच नव्य शास्त्रीय नाटक, शेक्सपियर के युग के नाटक भी थे और पुनः स्थापन कालीन नाटक की विशाल और यशस्वी परंपरा भी थी। आशय यह कि जब नाट्य साहित्य पर ड्राइडन विचार कर रहे थे तो उनके समक्ष या उन्हें विरासत के तौर पर अपने दौर का ही विशाल नाट्य साहित्य नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा उपेक्षित मान लिया गया शेक्सपियर के युग का नाट्य साहित्य भी था और प्राचीन यूनानी, रोमी नाटक भी थे। जिन नाट्य साहित्य को प्रमुखता प्राप्त था वह 17वीं सदी का फ्रेंच नव्य शास्त्रीय नाटक था। इन सभी नाट्य परंपराओं के आवश्यक, उपयोगी और सृजनात्मक पहलू को गंभीरता से ड्राइडन ने समझा और अपने नाट्य काव्य में नाट्य रचना के मूल सिद्धांतों को पूर्णता और व्यापकता प्रदान किया। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं कि ड्राइडन ने सभी नाट्य परंपराओं के आवश्यक, उपयोगी और सृजनात्मक पहलू के आधार पर नाट्य रचना के मूल सिद्धांतों को पूर्णता और व्यापकता प्रदान किया। इसके साथ ही अंग्रेजी नाट्य साहित्य को प्रतिष्ठित कर राष्ट्रीय स्वाभिमान की स्थापना भी की। यानी ड्राइडन का जो प्रयोजन था, जो लक्ष्य था, वह था अंग्रेजी नाट्य साहित्य को स्थापित करना और इसके जरिए राष्ट्रीय स्वाभिमान की स्थापना करना। फ्रांस में जो फ्रांसीसी विद्वान थे वे अंग्रेजी नाटकों को कमज़ोर और कमतर मानते थे। इन विद्वानों के असर में रहने वाले या इनके वैचारिक दायरे तक खुद को महदूद करने वाले, सीमित रखने वाले अंग्रेजी विद्वान भी ऐसा ही ख्याल रख रहे थे। यहाँ तक कि शेक्सपियर को भी इसका अपवाद नहीं माना जाता था, यानी उन्हें भी कमज़ोर और कमतर ही माना जा रहा था। यह फ्रांस के चिंतन का असर था। इससे इतर, बिल्कुल इसके बरक्स, ड्राइडन ने शेक्सपियर और उस दौर के कुछ नाटककारों की मुक्त कंठ से तारीफ की और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर इनकी व्याख्या की। अपने उस बहुचर्चित निबंध के आरंभिक हिस्से में, भूमिका में, ड्राइडन ने लिखा है, लेखक का उद्देश्य ऐसे लोगों की निंदा से अंग्रेज लेखकों के सम्मान की रक्षा करना है जो संपूर्ण न्याय भावना को ताक पर रखकर उनकी तुलना में फ्रांसीसी लेखकों को अधिक पसंद करते हैं। इस कथन में ड्राइडन ने अपने मकसद को साफ किया है। बगैर किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य, इस निबंध का उद्देश्य, उन लोगों की निंदा से अंग्रेज लेखकों के सम्मान की हिफाजत करना है जो न्याय भावना को ताक पर रखकर उनकी तुलना में फ्रांसीसी लेखकों को पसंद करते हैं। यानी
ड्राइडन सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि मैं सभी अंग्रेजी लेखकों को फ्रांसीसी लेखकों पर वरीयता दूं, या मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि अंग्रेज लेखकों की बजाय फ्रांसीसी लेखकों को अधिक पसंद करने वाले सभी लोगों को चुनौती पेश करूं। वे न्याय भावना पर जोर दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि अगर कोई फ्रांसीसी लेखकों को अधिक पसंद करे तो उसके पास तर्क होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ कसौटी होनी चाहिए, साहित्यिक प्रतिमान होने चाहिए। और ड्राइडन यह मान रहे थे कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वे कह रहे थे कि न्याय भावना को उपेक्षित कर फ्रांसीसी लेखकों को अधिक पसंद किया जा रहा है और अंग्रेज लेखकों को कमतर माना जा रहा है। ड्राइडन के निबंध का यह निबंध खास तौर से संवाद शैली में है। इसमें 4 पात्र परस्पर संवाद करते हैं। यह संवाद शैली हम सुकरात में भी देखते हैं, प्लेटो में भी और अरस्तु में भी। भारत में महात्मा गांधी की जो महत्वपूर्ण किताब है हिंद स्वराज, वह भी इसी शैली में लिखी हुई है। ड्राइडन के इस निबंध में 4 पात्र हैं। वे हैं क्रिटेस, यूजेनियस, लिसिडियस और निएंडर। और ये चारों पात्र प्रतिनिधि हैं किसी न किसी विचार के, और ये अपने साहित्यिक मतों के साथ उपस्थित हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। निएंडर जो इसका आखिरी पात्र है, क्रिटेस, यूजेनियस, लिसिडियस के बाद का, उसका अर्थ होता है नया आदमी। जॉन ड्राइडन के साहित्य के अध्येताओं का मानना है कि यह निएंडर असल में जॉन ड्राइडर के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह निएंडर जो नया आदमी है वह खुद जॉन ही हैं, ड्राइडन ही हैं। हम इसे समझने के लिए, अपनी विवेचना के लिए इस निबंध को 3 हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हिस्सा प्राचीन बनाम आधुनिक का, दूसरा फ्रांसीसी बनाम अंग्रेजी का, और तीसरा तुकांत बनाम अतुकांत का। यानी ये 3 हिस्से हैं इस निबंध में। बरक्स रखकर जॉन अपनी विवेचना पेश कर रहे हैं। इसके शिल्प संयोजन में 6 वक्तव्य हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यह देखना होगा कि इसमें जो क्रिटेस है पहला, वह प्राचीन यूनानी रोमी लेखकों का समर्थक है और अतुकांत छंद का प्रस्तावक भी। यानी क्रिटेस प्राचीन यूनानी रोमी लेखकों और अतुकांत छंद की सिफारिश करता है। यूजेनियस आधुनिक पुनः स्थापन कालीन लेखकों का तरफदार है। लिसिडियस 17वीं सदी के फ्रांसीसी नाटकों का पक्षधर है। और निएंडर शेक्सपियर युग के अंग्रेजी नाट्य साहित्य का समर्थक है। इस निबंध के आरंभ में, भूमिका में पाठकों से अपील करते हुए जो बात इन्होंने कही थी, उससे भी समझा जा सकता है कि शेक्सपियर युग के अंग्रेजी नाट्य साहित्य का समर्थक जॉन ड्राइडन ही हैं। क्रिटेस, यूजेनियस और लिसिडियस के जरिए ड्राइडन ने यूनानी, रोमी, फ्रांसीसी और पुनः स्थापनाकालीन अभिजात्यवादी मानदंडों को अभिव्यक्त किया है। तो निएंडर के जरिए शेक्सपियर युगीन नाटकों से निर्मित प्रतिमानों को
पेश किया है, सामने रखा है। ड्राइडन ने नाटक को परिभाषित करते हुए इसे मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब कहा है, अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। हम यह कह सकते हैं कि जॉन ड्राइडन ने नाटक की परिभाषा के लिए जो कहा है कि यह मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब है, यह तमाम साहित्य के लिए लागू होता है। यानी इस परिभाषा में न सिर्फ नाटक बल्कि साहित्य की तमाम विधाएं शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ड्राइडन ने इसमें सिर्फ 4 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला मानव प्रकृति, दूसरा यथातथ्य, तीसरा जीवंत और चौथा प्रतिबिंब। इन 4 शब्दों के संयोजन से उन्होंने अपनी सैद्धांतिकी पेश की है। अब इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति असल में स्थिर और जड़ इकाई नहीं है, यह सतत परिवर्तनशील है। इसके अलावा जो हमारी भाव और मनोदशाएं होती हैं, भाव हृदय से जुड़ी हुई और मनोदशा बुद्धि से, तो इस मानव प्रकृति की बात जॉन कर रहे हैं। मानव प्रकृति के सत्य यानी यथातथ्य का मतलब है उसका प्रतिबिंब। यानी जब प्रतिबिंब की वो बात कह रहे हैं तो वे मानव प्रकृति के सत्य की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब सिर्फ यथातथ्य नहीं है बल्कि उसमें जीवंतता भी हो, और इसके लिए प्रतिभा और कल्पना दोनों आवश्यक है। ये विशेषताएं नाटक सहित सभी सृजनात्मक साहित्य के लिए लागू होती है। नाटक की यह परिभाषा के बाद जॉन ड्राइडन ने इसके प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उसमें मानव जाति के आनंद और शिक्षा के लिए भावों, मनोदशाओं और भाग्य के उतार चढ़ाव का चित्रण किया जाता है। अपने मत को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए जॉन ने कहा है कि कविता का प्रमुख उद्देश्य है आनंद, भले ही वह एकमात्र उद्देश्य नहीं है। शिक्षा को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन दूसरे स्थान पर, क्योंकि कविता आनंद प्रदान करने की प्रक्रिया में ही शिक्षा देती है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जॉन ड्राइडन से पहले प्लेटो ने काव्य में शिक्षा को महत्व दिया था, अरस्तु ने आनंद को दिया था, होरेस ने आनंद और शिक्षा दोनों को महत्व दिया, लोंजाइनस ने भावोद्रेक को। जॉन आनंद और शिक्षा के लिए अपनी बात कह रहे हैं। अपने मत को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखा है। इनके मुताबिक कवि का कार्य निश्चय ही अपने श्रोताओं, पाठकों को आनंद प्रदान करना है। लोगों को आनंद प्रदान करना कवि का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि नाटक उनके आनंद के लिए ही रचे जाते हैं। नाटककार का मुख्य मकसद है आनंद प्रदान करना, उसकी तात्कालिक प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, जो आनंद को शिक्षा का माध्यम बनने से संपन्न होता है। क्योंकि कविता या नाटक एक कला है और सभी कलाएं किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाने के लिए हैं। जो लोग शिक्षा को काव्य का एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, वे भी मानेंगे कि इस साधन के बिना शिक्षा शुष्क और नीरस दर्शन का रूप ग्रहण कर लेगी।
मानव सभ्यता के विकास के साथ मानव प्रकृति में संश्लिष्टता और जटिलता बढ़ती जा रही है। इसीलिए जिस साहित्य में संश्लिष्टता, जटिलता, विविधता और व्यवस्था और अन्विति रहेगी, उसके आनंद की क्षमता ज़्यादा होगी, ऐसा ड्राइडन सोचते हैं। ड्राइडन ने यह रेखांकित किया कि यूनानी, रोमी, फ्रांसीसी नाटकों की तुलना में शेक्सपियर सहित एलिजाबेथ युगीन नाटकों में ये गुण ज़्यादा हैं। ड्राइडन ने यूनानी, रोमी, फ्रांसीसी नाटकों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कथानक इतालवी मकानों की पद्धति पर बने हैं, जिनमें सब कुछ एक नज़र में ही दिखाई देता है। इनके पात्र प्रकृति के अनुकरण तो हैं, पर इतने संकीर्ण मानो इन्होंने एक हाथ और एक पैर का ही अनुकरण किया हो और नाक, नक्श और शरीर के अनुपात को रेखाओं में बांधने की क्षमता इनमें न हो। ड्राइडन ने कथानक की विविधता, स्पंदित करने वाली गति और जीवंतता की क्षमता के आधार पर यूनानी, फ्रेंच, इतालवी नाटककारों की तुलना में शेक्सपियर सहित कई अंग्रेजी नाटककारों को श्रेष्ठ साबित किया। यानी ड्राइडन के साहित्य सिद्धांत में विविधता, स्पंदित करने वाली गति, जीवंतता महत्वपूर्ण आयाम है। जॉन ड्राइडन ने फ्रांसीसी और इतालवी नाटककारों की शास्त्र निष्ठता पर अंग्रेजी के नाटकों की शक्ति और औदात्य को भी तरजीह दी। इन्होंने कहा कि विकृत अभिरुचि और यांत्रिक रीतिबद्ध नियमों को जरूरी नहीं माना जाना चाहिए। विकृत अभिरुचि और यांत्रिक रीतिबद्ध नियम गैर जरूरी हैं। जोर दिया इस बात पर कि मानव प्रकृति की जीवंतता, गतिशीलता के साथ सद्विवेक और तर्क क्षमता की स्थापना होनी चाहिए। असल में प्रकृति का अनुकरण इनके सैद्धांतिकी की बुनियाद है और बुलंदी भी। इस आधार पर सैद्धांतिक जड़ता को इन्होंने खारिज किया है। अनुकरण को ड्राइडन ने प्लेटो के अर्थ में नहीं लिया, बल्कि अरस्तू के द्वारा प्रस्तावित अर्थ, यथार्थ के कल्पनात्मक और सृजनात्मक रचना के तौर पर लिया है। ड्राइडन प्रकृति से लिए आधार सामग्री को गौण और कवि कौशल यानी प्रतिभा, काल्पनिकता, संयोजन को महत्वपूर्ण माना है। ड्राइडन ने लिखा है, जिससे उनका साहित्य सिद्धांत भी सामने आता है कि अमूमन कवि कर्म किसी बंदूक बनाने वाले या घड़ीसाज के कर्म की तरह है। इस्पात या चांदी उसकी अपनी नहीं होती, किंतु जो तत्व उन्हें मूल्यवता प्रदान करता है वह इन बातों में नहीं होता। उसका मूल्य पूरी तरह उसकी कारीगरी में होता है। इस कारीगरी को महत्व दे रहे हैं ड्राइडन, जो कल्पना और प्रतिभा से निर्मित होती है, पनपती है। वे मानते हैं कि अनुकरण द्वारा कलाकार केवल उन वस्तुओं का चित्रण कर सकता है जिसे उसने देखा है, जबकि कल्पना अदृश्य पूर्व वस्तुओं का विधान करने में सक्षम है। कल्पना से ही कविता या चित्र में जीवंतता प्राणवान होती है। प्रतिभा और कल्पना के संदर्भ में ड्राइडन ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है: विट, इमेजिनेशन और फैंसी। हम चाहें तो इन्हें विदग्धता, कल्पना और ललित कल्पना कह सकते हैं। अगर इन 3 शब्दों में भी तुलना करें तो ड्राइडन के यहाँ इमेजिनेशन और फैंसी की तुलना में विट शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। ड्राइडन कवि प्रतिभा में कल्पना और विवेक को परस्परावलंबी मानते हैं। कल्पना की शक्ति को तरजीह देने के बावजूद उनके विवेकपूर्ण नियंत्रण को आवश्यक भी मानते हैं। ड्राइडन ने कवि कल्पना, पोएटिक इमेजिनेशन के 3 चरणों का उल्लेख किया है: उद्भावना, कल्पना और अभिव्यक्ति। मुक्तिबोध द्वारा प्रस्तावित कला के 3 क्षण
के जरिए भी इसे हम समझ सकते हैं। ड्राइडन के मुताबिक कवि कल्पना की दोहरी भूमिका होती है, संरचना निर्मिति और कल्पना पर अंकुश रखना। ड्राइडन कल्पना को महत्वपूर्ण मानते हैं पर विवेक पर बल देते हैं ताकि कल्पना हवाई न हो जाए, वायवीय न हो जाए। ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत में तुलनात्मक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। वे लेखकों, विधाओं यानी उनके इस तुलनात्मक विश्लेषण को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वे लेखकों की भी आपस में तुलना करते हैं। जैसा हमने देखा फ्रेंच लेखकों से, शेक्सपियर और उस दौर के लेखकों की उन्होंने तुलना की। विधाओं यानी नाटक, महाकाव्य की वे आपस में तुलना कर रहे हैं। काव्य शक्तियों यानी प्रतिभा के विभिन्न पक्ष, उद्भावना, कल्पना, विवेक, इसकी तुलना कर रहे हैं। काव्य के उद्देश्य यानी शिक्षा और आनंद, इसकी तुलना कर रहे हैं। और साहित्यिक इतिहास के विभिन्न युगों की तुलना भी कर रहे हैं। तो तुलनात्मक विश्लेषण उनका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पर ध्यान रखने की बात है कि वे तुलना में सापेक्षिक महत्व पर बल देते हुए अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इस तुलना के क्रम में ड्राइडन ने किसी को बिल्कुल गौण और किसी को बेहद महत्वपूर्ण नहीं बताया है, बल्कि सापेक्षिक महत्व की बात की है। शुक्रिया।